हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम ओशनोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। समुद्र विज्ञान या समुद्र भूगोल, जो भी आप इसे कहें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑप्शनल की दृष्टि से यूपीएससी, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ में भी ये पूरी एक अलग यूनिट है। और इन दोनों के अलावा जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के सिलेबस होते हैं, उसमें भी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग आज इसके पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। आप इसको पहला चैप्टर मान सकते हैं। ये बेसिकली है डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ ओशनोग्राफी। हालांकि नेट के सिलेबस में और जहां तक मुझे लगता है यूपीएससी ऑप्शनल में भी ये नहीं होगा, लेकिन जो हमारे एकेडमिक्स हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में और ग्रेजुएशन के सिलेबस में, हमको ओशनोग्राफी या कहें किसी भी भूगोल की ब्रांच में जब हम उसमें पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो पहली यूनिट होती है, जो पहला चैप्टर होता है या टॉपिक होता है, वो यही होता है कि डिफिनेशन क्या है, उस ब्रांच की मीनिंग क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो आज का वीडियो छोटा सा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम ओशनोग्राफी का बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, एक स्टार्टिंग करेंगे इस विषय की। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस हों या आप पीडीएफ इस नोट्स का चाहते हो, हालांकि ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा है, आप चाहें तो वीडियो देखते हुए नोट्स बना सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर आप फिर भी पीडीएफ चाहते हैं या आगे अगर हम जब भी वीडियोस बनाएंगे उससे रिलेटेड कुछ आप पीडीएफ चाहते हैं या कोई समस्या है आपकी, तो यहाँ स्क्रीन पे आ रही ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको जैसे भी होगा, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी होगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली ओशनोग्राफी नाम से ही लग रहा है कि ये एक प्रकार का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ओशंस की स्टडी करते हैं। ओशंस क्या है, उसके बारे में मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सभी लोग निश्चित रूप से जानते होंगे। हम बहुत किताबी भाषा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल इजीली हम इस टॉपिक को समझेंगे। ओशन बेसिकली एक बहुत ही बड़ी मात्रा में जो हमारी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी झील भी होती है, नदी भी होती है, समुद्र भी एक प्रकार का वाटर बॉडी ही है। और यहाँ हम ओशन की बात कर रहे हैं, हम महासागरों की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ओशंस हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पर सदर्न ओशन भी लिखा रहता है, जनरली लिखा ही होता है सदर्न ओशन। बेसिकली सदर्न ओशन कोई अलग से ओशन नहीं है। सदर्न ओशन जो है वो हम लोग का बेसिकली जो तीनों ओशंस हैं हमारे, आर्कटिक ओशन तो ऊपर पड़ जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, बिल्कुल हाई लैटिट्यूड्स पे। आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ये तो हमारे 4 हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक ओशन को भी हम ऐड कर ले रहे हैं तो 4 हो जाएंगे हमारे। जो सदर्न ओशन है वो कोई अलग से ओशन नहीं है, बल्कि ये जो 3 ओशंस हैं, इन्हीं का जब वाटर नीचे आके मिल जा रहा है तो उस पूरी एक बड़ी वाटर बॉडी को, जो कि अंटार्कटिका के चारों ओर विस्तृत है, उसको बेसिकली हम लोग सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हम लोग की वाटर बॉडीज हो गई, ये बड़ी वाटर बॉडीज हैं जिसको हम लोग ओशन बोलते हैं। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड छोटी छोटी वाटर बॉडीज भी हैं जो कि बेसिकली सागर हैं। जैसे कि हम लोग का अरब सागर, अरब सागर बेसिकली पार्ट है इंडियन ओशन का। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से आप लोग जानते होंगे, कोई ये पढ़ने वाली चीज नहीं है। ये जब आप मैप देखेंगे तो खुद ही आपकी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी ओशन नहीं है, वो सागर है, मतलब कि वो अटलांटिक ओशन का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। अब हम लोग अपने बिल्कुल विषय पे आते हैं। यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग का आंसर लिखने के लिए आता है ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में, तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ ओशनोग्राफी। कि आप ये परिभाषित करिए कि ओशनोग्राफी क्या है और इसकी आप डिफिनेशन भी दीजिए और इसका अर्थ भी आप समझाइए। तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे विद्वानों की डिफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी, लेकिन
मुझे पर्सनली दो डेफिनेशन बहुत ही अच्छी लगी। स्वेल्ड्रूप, जॉनसन और फ्लेमिंग महोदय, इन तीन लोगों ने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी हुई है और एच ए मार्मर ने एक अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। पहली डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उसमें बताया जा रहा है कि समुद्र विज्ञान सागरों से संबंधित सभी अध्ययनों को समाहित करता है तथा सागर विज्ञान के अंतर्गत सागरी सीमाओं, नितलीय स्थलाकृतियों, सागरी जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों, सागरी धाराओं एवं सागर जीव विज्ञान से संबंधित प्राप्त ज्ञान को शामिल किया जाता है। अगर आप बिल्कुल पहली बार ओशनोग्राफी को पढ़ रहे हैं तब तो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन अगर आपने पहले कभी ओशनोग्राफी पढ़ी होगी बीए में या ऐसे ही नॉर्मली, तो आप इस डेफिनेशन को आसानी से समझ सकते हैं। स्वेल्ड्रूप, जॉनसन, फ्लेमिंग की जो ये डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल है और इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को चुना, क्योंकि इसमें सभी चीजों को ऐड किया जा रहा है। बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, हम इसमें समुद्र के अंदर की स्थलाकृतियों को पढ़ते हैं, हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन और कॉन्टिनेंटल डीप्स ट्रेंचेस को पढ़ते हैं। हम सागरी जल के भौतिक और रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं, सागरी जल के जैसे सैलिनिटी, टेम्परेचर, डेंसिटी कैसा होता है ओशनिक वाटर का। इसके अलावा हम तरह तरह की ओशन करंट्स को पढ़ते हैं और सागर के अंदर भी एक जीव विज्ञान है, सागर के अंदर भी एक पारिस्थितिकी है, एक इकोसिस्टम सागर के अंदर भी है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। तो इन सभी चीजों की जो हमारी स्टडी है यही बेसिकली ओशनोग्राफी है। कुल मिला के अगर इस परिभाषा को आप अगर समझ लेंगे तो फाइनली इससे क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। बुक्स में आप जाएंगे तो बुक में इसी डिफिनेशन को बहुत ज्यादा व्याख्या की गई है, कोई मतलब नहीं है उसका, आप खुद ही कुछ चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं जिसको आपको बुक से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। आपका काम क्या है, आपका काम है कि जो सटीक डिफिनेशन आपको अच्छी लगे, बुक में तो आपको 50 डिफिनेशन मिल जाएंगी, नेट पे भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको वही डिफिनेशन चुननी है जो डिफिनेशन सटीकता से उसमें चीजें भी सभी बताई गई हूँ, तो वो डिफिनेशन सबसे सही होती है। तो वैसे ही ये डिफिनेशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि सभी एस्पेक्ट को शामिल किया गया है। और इसकी व्याख्या अगर हम करें तो बस यही हम बता देंगे कि ओशन की एक कंप्लीट स्टडी वही है हमारी ओशनोग्राफी। तो दोस्तों ये हो गई हम लोगों की पहली डिफिनेशन, जिसमें हम बेसिकली ये इसका एक सारांश बता सकते हैं कि ओशन की कंप्लीट स्टडी ही ओशनोग्राफी है। दूसरी डिफिनेशन भी कुछ इसी प्रकार की है, छोटी डिफिनेशन है। जब भी आप लोग डिफिनेशन को तैयार करें तो एक तो थोड़ी लंबी डिफिनेशन को देख लें और एक जो नॉर्मल छोटी डिफिनेशन है उसको भी देख लिया करिए। तो एच ए मार्मर की एक इजी डिफिनेशन है, समुद्र विज्ञान मुख्य रूप से सागरी द्रोणियों के रूपों एवं विशिष्टताओं, इन द्रोणियों के जल के गुणों एवं विशेषताओं तथा जल की गतियों का अध्ययन करता है। तो बेसिकली है कि ओशनोग्राफी बेसिकली इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कैरेक्टरिस्टिक वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। अगर आप ध्यान से देखें तो बात दोनों में एक ही बताई गई है, बस बात को कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और सरल है। तो ये दो डेफिनेशन आप आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप एग्जाम में डेफिनेशन को लिखें तो प्रयास करके एग्जाम में आप जो फॉरेन के हमारे विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उनकी डेफिनेशन को आप लिखें। इसी में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में या जियोग्राफी में ही आप इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, एग्रीकल्चर जियोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, यहाँ तक कि जियोग्राफिकल थॉट में भी आपको बहुत जगह डेफिनेशंस देनी पड़ेंगी। वहां पर आप फॉरेन राइटर्स की डेफिनेशन लिखें, फॉरेन स्कॉलर्स की डेफिनेशन लिखें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये डेफिनेशंस का सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब मुझे उम्मीद है इतना बताने के बाद आप आसानी से ओशनोग्राफी क्या है और इसकी डेफिनेशन को आप आसानी से बता सकते हैं और इन दोनों डेफिनेशन की आप व्याख्या भी कर सकते हैं। और नीचे कुछ और चीजें भी मैंने लिखी हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ टर्म लिखा है कि जो ओशनोग्राफी या ओशनोलॉजी, बहुत जगह आपको ये टर्म देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि ये भी एक टर्म है, लेकिन ज्यादा प्रचलित जो शब्दावली है वो है ओशनोग्राफी। तो ये आई कहाँ से, जो ग्रीक वर्ड ओकियन या ओशियनस, ओशियनस हम उसको जब इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो ओशियनस बोलते हैं और ग्रीक में वो है ओकियनस। इसका मतलब होता है जैसे कोई हमारी वाटर बॉडी है
और ग्राफिया आप जानते ही हैं कि वर्णन करना। तो बेसिकली इसी इन्हीं दो शब्दों के मेल से जो फाइनली हमारा एक टर्म निकल के आता है वो है ओशनोग्राफी। आइए अब हम लोग थोड़ा इंग्लिश की डिफिनेशन को भी देख लें। ये एक नॉर्मल सी डिफिनेशन है, किसी राइटर की नहीं है। हालांकि जो पहले डिफिनेशंस थी उसमें स्कॉलर्स के नाम भी लिखे हुए थे। ओशनोग्राफी, also known as oceanology, is the study of the physical and biological aspect of the ocean। वही बात है, फिजिकल एस्पेक्ट में जैसे आपका वाटर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, ये सारी चीजें। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो भी उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, फिशेज रह रही हैं, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, उनका एक इकोसिस्टम है। ये सारी सारी चीजें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आ जाएंगी। इसकी स्टडी हम करते हैं। It is an important earth science which covers a wide range of topics including ecosystem dynamics, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, ocean currents, waves, geophysical fluid dynamics, प्लेट टेक्टोनिक भी इसी से रिलेटेड है, एंड द जियोलॉजी ऑफ द सी फ्लोर फ्लक्सेस ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इन द ओशन एंड अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज। मतलब कि प्लेट टेक्टोनिक भी इससे रिलेटेड है, सी फ्लोर की जियोलॉजी भी हम पढ़ते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब हुई, अब प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसमें जब अंदर का पदार्थ बाहर आया, जो भी मैग्मा था, उसके जमने से हमको ये पता चल जाता है कि वो जो जमाव है वो किस समय का है। इससे हमको यह अंदाजा मिलता है कि किस समय सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई रही होगी। तो एक प्रकार का जो हम लोग का प्लेट टेक्टोनिक है, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, वो भी कहीं ना कहीं ओशनोग्राफी से रिलेटेड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ओशंस, तो वहां पर हम लोग इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया बेसिकली हम लोगों का मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ और डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो डेफिनेशन इंग्लिश की भी मैंने आपको दिखा दी है, हिंदी की भी दो डेफिनेशंस मैंने दिखाई। ओशनोग्राफी टर्म कैसे आया उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, और कुछ बेसिक बातें की। अब यहाँ से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मीनिंग और डेफिनेशन तो आसानी से लिख सकते हैं, और अपने शब्दों में लिखिएगा इसको, ज़्यादा बुक की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले की जो दोनों डेफिनेशन थी, वही सारी बातें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी बताई गई है, कोई नई बात इसमें नहीं बताई गई है। इन सभी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद क्या एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है, तो अपने शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि बेसिकली ओशनोग्राफी जो है वो पूरी तरीके से ओशन की स्टडी है। ओशनोग्राफी इज स्टडी ऑफ ओशन, कंप्लीट स्टडी ऑफ ओशन, in which we study about different type of relief in ocean, different characteristics of oceanic water। ये सारी चीजें हम अपने से बता सकते हैं कि हम ओशन की रिलीफ पढ़ते हैं, हम वाटर का मूवमेंट पढ़ते हैं, वाटर की अलग अलग विशेषताओं को पढ़ते हैं, और ओशन के अंदर का जो इकोसिस्टम है हम उसकी स्टडी करते हैं। अब जब आपने इकोसिस्टम का नाम ले लिया तो आपको मछली, तरह तरह के फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इकोसिस्टम बोल दिया तो आपने बहुत ज्यादा चीजों को समाहित कर दिया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने ओशनोग्राफी के ज्ञान को यूज करके, डेफिनेशन को ही यूज करके, आप एक फाइनली एक इसका सारांश लिख सकते हैं अपने से। अब बात आती है कि बेसिकली स्कोप में हम लोग को क्या पढ़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि बेसिकली स्कोप में हमको पढ़ना क्या है। तो उनको मैं यही बताता हूँ कि विषय क्षेत्र या स्कोप में किताब से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप किताब उठाएंगे तो आपको स्कोप में बहुत लंबी चौड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स्कोप की हिंदी होती है विषय क्षेत्र। किसी भी विषय का विषय क्षेत्र आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। विषय क्षेत्र में बेसिकली हमको यही पढ़ना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट हम पढ़ते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन, अगर आपका हो चुका है और आपने ओशनोग्राफी पढ़ी हुई है, या ऐसे भी आपने नॉर्मली भी पढ़ा है, तो इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं वो आपको पहले से ही पता है। और डिफिनेशन में हम लोग ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस करके आ रहे हैं अभी, कि हम लोग इकोसिस्टम देखते हैं, हम लोग रिलीफ देखते हैं, हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज देखते हैं, वाटर का मूवमेंट देखते हैं।
बस अंतर क्या है कि वहां पे हम लोग एक डिफिनेशन के फॉर्म में, एक बातचीत के तौर पे देख रहे थे। यहाँ पे आपको उसी चीज को क्रमशः बताना है, बस यही डिफरेंस है। तो कभी भी किसी भी, ये एक छोटी सी ट्रिक है, किसी भी विषय का अगर जियोग्राफी की जितनी भी ब्रांचेस हैं या किसी और सब्जेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि उसका स्कोप बताइए, उसका विषय क्षेत्र बताइए, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपनी बुक का इंडेक्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इंडेक्स अगर आपका तैयार रहेगा तो विषय क्षेत्र आप आसानी से लिख ले जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, तो आप इंडस्ट्रियल जियोग्राफी में जितने चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े हुए हैं एमए में या बीए में, जब भी आपने पढ़ा होगा, बस उन चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिए, हो जाएगा आपका काम। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हम उसमें टेम्परेचर की बेल्ट्स की स्टडी करते हैं, हम उसमें प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं, हम इंसोलेशन पढ़ते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की स्टडी करते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो बेसिकली विषय क्षेत्र आपका इंडेक्स ही होता है, जो जो चीजें आप उस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक लिस्टिंग कर दी है जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो इसमें सबसे ऊपर जियोलॉजिकल एंड टेक्टोनिक एस्पेक्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड आल्सो सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये क्या चीज है? जब भी हम ओशनोग्राफी की शुरुआत करते हैं तो पहला चैप्टर तो हमारा ये वाला हो गया जो भी हम देख रहे हैं बेसिकली। इसके आगे जो आगे हम देखते हैं वो देखते हैं कि बेसिक तौर पे ओशंस की ओरिजिन कैसे हुई। तो ओशन की ओरिजिन को समझने के लिए हम लोगों को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इन सभी सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है और उसके बाद हम बताते हैं। आगे देखेंगे हम इसको आगे के चैप्टर्स में। जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट, जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? इसमें मुख्यतः जो भी रिलीफ फीचर्स हैं, जो भी लैंड फॉर्म्स है, रिलीफ फीचर्स में क्या क्या आ जाएगा? रिलीफ फीचर्स में आपका जो भी आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन। जियोमॉर्फोलॉजी होता है भू आकृति विज्ञान। तो जो समुद्र के अंदर में कौन कौन सी आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं, उन सभी के बारे में आप यहाँ पे जानते हैं। और कोस्टल लैंडफॉर्म्स भी कुछ होते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, इस पे एक चैप्टर है पूरा, आप अपर्दन अपक्षय वाले में पढ़ते हैं, निक्षेप जनित स्थलाकृतियां, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। तो उसमें आप पढ़े होंगे बीच बनते हैं, बीच, कस्प बीच, डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म बनते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म बनते हैं, और बहुत सारे हैं, जैसे आपका हुक बनता है, टोम्बोलो बनता है, बार्स बनते हैं। तो ये सारे के सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब फिजिकल एंड केमिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एंड केमिकल एस्पेक्ट में बेसिकली हम लोग टेम्परेचर क्या है वाटर का, ओशन के वाटर का, डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी मतलब उसका चिपचिपापन, क्या थिकनेस उसकी है, इस तरह की चीजें विस्कोसिटी में आ जाएंगी। कंप्रेसिबिलिटी, उसकी संपीड़न क्षमता, सैलिनिटी, और इसके साथ ही साथ यहाँ किनारे लिखा हुआ है सेडिमेंट्स एंड डिपोजिशन। तो हम डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स का, जो डिफरेंट टाइप के डिपोजिशन का अध्ययन करते हैं। एक चैप्टर आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ओशनिक डिपॉजिट्स। ओशनिक डिपॉजिट्स में हम लोग नदियां तरह तरह के डिपॉजिट्स लेके आती हैं ओशन के अंदर। ओशन में अंदर से भी बहुत सारे डिपॉजिट्स आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी इत्यादि होती है। लाल मृत्तिका आपने सुना होगा, पंख का नाम सुना होगा, ऊज, बहुत सारे ऐसे होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। जो एक प्रकार का जमाव हमको देखने को मिलता है, रेत, सिल्ट, मृत्तिका, क्ले, पंख, ये सारे जमाव होते हैं समुद्र के अंदर। इसके बाद ओशनिक मूवमेंट्स, गतियां, गतियों में हम लोग वेव्स को पढ़ते हैं, करंट्स पढ़ते हैं, टाइड्स पढ़ते हैं, सुनामी, टाइडल वेव्स, हालांकि टाइडल वेव्स एक ही में आ जाएगा, और सुनामीज। सर्कुलेशन एंड इंटरेक्शंस,
सर्कुलेशन और इंटरेक्शन में हम लोग सदर्न ऑसिलेशन, वाकर सर्कुलेशन और एल-नीनो को पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि एल-नीनो की घटना जब घटित होती है तो इंडियन मानसून उससे प्रभावित होता है। इसकी स्टडी भी हम इसी के अंतर्गत कर लेते हैं। कोस्टल हैबिटेट एंड बायोम, जो हमारा तटीय क्षेत्र में जैसे एस्चुरी हो गया, वेटलैंड, लगून, मैंग्रोव, लिटोरल बायोम, सब लिटोरल बायोम और पेलाजिक बायोम, तीन तरह के हमारे बायोम होते हैं। निवास क्षेत्र, जहां तरह तरह के समुद्री जीव निवास करते हैं। और हैबिटेट्स में ये सारे हो जाएंगे हमारे एस्चुरी से लेके मैंग्रोव तक। एस्चुरी में ये हो सकता है आप बीए में ना हो, लेकिन एमए में सिलेबस में ये चीज रखी गई है। एस्चुरी में कौन कौन से जीव रहते हैं, उनका क्या इकोसिस्टम है, वेटलैंड्स का क्या अपना इकोसिस्टम है, इसकी स्टडी करते हैं। ओशन की अपनी एक इकोलॉजी है, ओशन का अपना एक इकोसिस्टम है, उसकी स्टडी। कोरल रीफ्स एंड एटॉल्स आ जाएंगे। हालांकि अगर आप इकोलॉजी या इकोसिस्टम अगर आप लिख दे रहे हैं तो उसमें ये सभी चीजें अपने आप ही शामिल हो जाती हैं। ओशनिक रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जो भी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं उसके बाद मान लीजिए हम जो जो भी मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारी अपार संभावनाएं समुद्र में भी विद्यमान है। ओशनिक रिसोर्स आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, वो उसकी भी हम लोग स्टडी करते हैं। और ह्यूमन एंड ओशनिक एनवायरनमेंट में क्या बेसिकली रिलेशन है, ये चैप्टर वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने कहीं ना कहीं ओशन के इन्वायरमेंट को प्रभावित किया है, और उससे जो ओशनिक इकोसिस्टम है उसका जो है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में कि किस प्रकार से ह्यूमन एक्टिविटीज ने ओशन के इकोसिस्टम को, उसके बैलेंस को नष्ट कर दिया है। कोरल कोरल ब्लीचिंग हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से, आपको पता होगा। इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। टैंकर्स में जो तेल जाता है ओशन के ऊपर से, कभी कभी तेल का लीकेज हो जाता है, तो उससे बहुत सारी मछलियों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा और भी आपने सुना होगा कि कचड़े के ढेर जमा हो रहे हैं ओशंस के अंतर्गत। ऐसी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि ओशनिक इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको प्रभावित कर रही हैं। तो ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है ही ऊपर वाली। आज के समय में ये जो लास्ट वाला जो 10वां पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हम लोग का स्कोप। बेसिकली स्कोप अगर आपने ध्यान से सुनी होगी पूरी बातें, तो क्या है स्कोप? कोई नई चीज नहीं है। स्कोप है जो भी चीजें हम इस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर आपने बीए में पढ़ा होगा तो इसमें से बहुत सारी चीजें, रिसोर्स को अगर मैं छोड़ दूं और ह्यूमन एंड ओशनिक एनवायरनमेंट को अगर मैं छोड़ दूं, तो ऊपर का जितना भी पोर्शन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। हम लोगों ने भी ग्रेजुएशन में पढ़ा था, और अभी मेरा मास्टर्स का 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो वहां पर तो खैर सारी चीजें, रिसोर्स, ह्यूमन इम्पैक्ट, सभी कुछ सिलेबस में रखा गया है। तो ये हो गया दोस्तों, स्कोप हो गया हम लोगों का, और मीनिंग और डिफिनेशन हो गया। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन बिल्कुल सरल आता है कि ओशन ओशनोग्राफी का डिफिनेशन बताइए, मीनिंग बताइए और स्कोप के बारे में चर्चा कीजिए। तो कुछ नहीं करना है आपको। एक अच्छा सा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले जो डिफिनेशन है उसको बता दीजिए। डिफिनेशन को बताने के बाद आप उसको समझा दीजिए, उसके अर्थ को समझा दीजिए, और फिर उसके अर्थ को समझाने के बाद आप स्कोप बता दीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है, आपको क्या करना है एग्जाम में इसी पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करना है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या करनी है, थोड़ी सी डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी। मैंने तो समझाने के लिए आपको बता दिया कि टाइड्स है, सुनामी है, इसी चीज को आप थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए आपको 10 पॉइंट मिल गए, अगर आप टारगेट बना लीजिए कि मुझे एक पॉइंट पे 20 वर्ड्स या 25 वर्ड्स लिखने हैं, तो आराम से 250 से 300 वर्ड्स का एक अच्छा मैटर आप इन्हीं 10 पॉइंट से तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा पहले ऑलरेडी आप डिफिनेशन और मीनिंग लिखेंगे, तो आपका आराम से 300 से 400, और थोड़ा और अच्छा लिख देंगे तो 500 वर्ड तक का एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा मैटर, अच्छा आंसर आप तैयार कर ले जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऑलरेडी काफ़ी लंबी वीडियो ये हो चुकी है।
और आगे हम लोग ओशनोग्राफी में ही आगे बढ़ते रहेंगे और आगे के किसी चैप्टर पे जल्दी ही हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या पीडीएफ इसका चाहिए हो आपको, तो ईमेल आईडी मैंने पहले ही आपको बता दी थी, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।